एनर्जी क्या होती है? एनर्जी देखिए, जैसे मान लो हमें थकान हो गई बहुत ज्यादा, हमारा मन भी मान ली नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो हमने क्या काम किया, ये चाय का, इससे हमें क्या हो रहा है? इससे हमको आप कहेंगे एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। मजदूर एक, जैसे मान लो दो मजदूर हैं, एक दुबला पतला मजदूर है और एक ठीक ठाक मजदूर है। आपसे अगर पूछें कि दोनों में वर्क कौन ज्यादा करेगा, तो आप सीधे बता देंगे कि इसमें जो वर्क ज्यादा करेगा वो जो हट्टा कट्टा इंसान है, ठीक ठाक लग रहा है बॉडी से, वो मजदूर ज्यादा वर्क करेगा। इसका कैसे आपने बता दिया? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। जो ऑलरेडी पहले से बहुत दुबला है, जो वर्क करने की आप कहोगे उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वही कहा जाता है कि एनर्जी। जैसे हमने मान लीजिए चाय पी, और चाय पीने के बाद हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या किया, एनर्जी गेन की। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो आपकी मम्मी या पापा हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को आपसे कहते हैं कि बेटा हाथ पैर जो है दबा दीजिए, तो इससे क्या होता है, उनको एक एनर्जी मिल जाती है। उन्होंने पूरे दिन वर्क किया और वर्क करने में क्या किया, एनर्जी अपनी लॉस की। तो जब कोई भी बॉडी अगर वर्क करती है, वर्क डन बाय द बॉडी होता है, तो बॉडी की एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर मान लीजिए वर्क ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा हो, वर्क उस बॉडी पर किया जा रहा हो, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसे ही जैसे मान लो पूरा दिन आपने काम किया, तो शाम को आपको थकान महसूस होगी, तो ये क्या हुआ, आपने वर्क किया और उसमें आपकी एनर्जी लॉस हो गई। ठीक, तो एनर्जी फिर क्या है? तो एनर्जी एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, डूइंग वर्क इज नोन एज वर्क डन, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप बता देंगे हमको। ठीक, तो डेफिनेशन हमारी क्या हो गई, चेक कर लीजिए, क्लियर दिख रहा है? तो जो हमने बताया था वही हमने लिख दिया। द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हमने कहा था कि मान लो कोई भी बॉडी अगर वर्क करती है, जैसे आपने क्या काम किया, आपकी मम्मी या पापा ने पूरे दिन काम किया, वर्क किया, तो उनकी एनर्जी क्या हुई, वो खर्च हो गई, एनर्जी कम हो गई, थक गए वो। ठीक, अब आपसे शाम को उन्होंने कहा कि हाथ पैर जो है वो दबा दीजिए, तो आपने उनके हाथ पैर दबाए, उससे उनको एनर्जी आ जाएगी थोड़ी सी, है। तो एनर्जी थोड़ी सी आएगी, नहीं, आप उनको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एनर्जी जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर भी हो सकती है। जब एक से दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ये कैसे ट्रांसफर होती है, उनकी थकान कैसे, उन्होंने पूरे दिन वर्क किया, तो वर्क करने से एनर्जी लॉस हुई, और आपने जो है उन पर वर्क किया, हाथ पैर दबाए उनके, तो आपने उन पर वर्क किया, तो उनकी एनर्जी क्या हुई, उनकी एनर्जी इंक्रीज कर गई, यानी उसके बाद फिर आपकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। तो एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको भी हम लिख दें। उम्मीद करते हैं आपको अब सही दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। तो हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी इंसान के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतनी ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, और अब आता है इसमें से वही चीज है कि हम जो एनर्जी है या जो वर्क है वो किससे मेजर कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी तो ट्रांसफर होगी, तभी हम वर्क करेंगे। जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क कैसे करेंगे। मान लिया कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, तो हमारे अंदर
जो भी मतलब चेंजिंग होंगे उसके अगेंस्ट हमारी जो इम्यूनिटी है वो लग जाएगी, तो हमारी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी और हमारा जो बाहरी काम है करने का मन नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि हमारी एनर्जी कम है, हम वर्क नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ठीक हैं तो वर्क ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी होती है। तो आप जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो किससे नापेंगे, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, मतलब कितना आपने, कितनी आपके पास एनर्जी है तो वही तो ट्रांसफर कर पाएंगे। और जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा था कि जैसे मान लो कोई भी इंसान है जितना ज्यादा वर्क करेगा वो उतना ही ज्यादा थकान महसूस करेगा, क्योंकि उसकी उतनी एनर्जी ज्यादा कम होती चली जाएगी। तो अब अगर एक इंसान कम वर्क करता है तो वो कम थकेगा, ज्यादा वर्क करता है तो वो ज्यादा थकेगा। मतलब समझिए, यहाँ पर ज्यादा वर्क करने वाले ने एनर्जी ज्यादा खर्च कर दी, कम वर्क करने वाले ने एनर्जी कम खर्च की। मतलब एनर्जी और वर्क अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। बस क्या है कि वर्क डन इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, ये एनर्जी को वर्क में चेंज किया जा सकता है और वर्क को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। ठीक, तो इसीलिए है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो हमने अभी बोला था कि जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक से दूसरे में। ठीक, तो अब देखें आगे वाला टॉपिक क्या है हमारा। हम आपसे अगर कहें कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो एनर्जी क्या है, वर्क ही तो है। तो जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी, मतलब क्या हो जाएगी, जूल। ठीक, तो एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क, और वो यूनिट ऑफ वर्क हम निकाल चुके हैं। क्या चीज होता है, वो होता है जूल। ठीक, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई, इस तरीके से। ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या हुई, जूल। तो अब हमारा जो अगली हेडिंग है वो क्या हो सकती है, वो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और इसमें जो सबसे पहली फॉर्म्स है वो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो डेली इसमें यूज होती है। वैसे हालांकि सभी एनर्जी के फॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी पहला है, ये पहला क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, कहीं भी चीज मैकेनिकल की बात आती है तो वहां पर आ जाती है बात फोर्स की, और जहां फोर्स होगा वहां एक स्पेशल पोजीशन होगी, और पोजीशन नहीं होगी तो मोशन होगा। फोर्स जहां होगा वहां दो चीज जरूर होंगी, या तो बॉडी स्पेशल पोजीशन में होगी या फिर वो मोशन में होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी में हमारी दो फॉर्म्स आती हैं, दो चीजें, दो एनर्जी आ जाती हैं। कौन सी, एक तो हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी और एक हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। यानी हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ द बॉडी पासेस ड्यू टू द मोशन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। किस स्टेट में है, किस पोजीशन में है, कहां पर है, इसकी वजह से जो उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी, ठीक, वो इसी में आएगी मैकेनिकल में। या बॉडी मोशन कर रही है, मूव कर रही है, चल रही है, तो वो भी किस में आएगी, मैकेनिकल एनर्जी में ही आएगी। हम जानते हैं कि जैसे अगर पोजीशन की बात करते हैं तो बॉडी की पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से, अब पोजीशन कैसी है, किस कंडीशन में है, स्ट्रेच है, स्ट्रेन है, कैसी है, वो उसकी पोजीशन की वजह से होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और मोशन की वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी।
तो हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में हमारे दोनों आते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे क्या बन सकती है, तो आइए इसको लिखते हैं हम। दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, अब क्लियर दिखेगा। हाँ, तो देख लिया मैकेनिकल एनर्जी में क्या है, दो है पोजीशन। भाई किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से एनर्जी हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, और उसके मोशन की वजह से जो होगी एनर्जी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो दो एनर्जी, ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी में आती हैं। ठीक, क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक, क्लियर दिख रहा है। देखिए अब ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं, लिख दिया, बता पहले चुके थे आपको। ठीक, क्या था, मैकेनिकल एनर्जी जो है दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी में आपको बताया था कि स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसमें ही लिख दिया। उसके बाद जो रेस्ट स्टैंड पोजीशन, एक स्पेशल पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी में होती है वो काइनेटिक नहीं होगी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्पेशल कंडीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टैंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम आते हैं अगला क्या है, तो देखो पहला ये हो गया पहला पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी। अब उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, आता है हीट एनर्जी। थोड़ा शोर हो रहा होगा, फैन चल रहा है इसलिए। तो हीट एनर्जी की बात करते हैं। अब हीट एनर्जी नाम से चल रहा है, जैसे आपको ठंडक लग रही हो तो आप हीटर के पास जाकर के आप मतलब हाथ सेक लेते हैं, और तो उससे क्या होता है, आपको हीट मिल जाती है, थोड़ा ठंडक दूर हो जाती है। यहां पर कोयला भी आप जला सकते थे, तेल आप जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, गैस जलाते हैं, या आप लकड़ी जलाते हैं, तो इन सब के जलाने से जो एनर्जी निकलती है वो हो जाती है हीट एनर्जी। तो द एनर्जी रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ गैस, बर्निंग ऑफ ऑयल, बर्निंग ऑफ वुड, इन सब से जो रिलीज हो रही है उसको हम कह रहे हैं हीट एनर्जी। तो यही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, द एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ऑयल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ और कौन कौन सी चीज थी, ऑयल, गैस, इज नोन एज हीट एनर्जी। ठीक, क्लियर दिख रहा है इसमें? ठीक है, तो हीट एनर्जी की डेफिनेशन में पहले बता दी थी, वही डेफिनेशन में लिख दी। अब इसमें हम एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोक है हमारे पास, कोक को हम बर्न कर रहे हैं, कोक को। ठीक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा CO2 और साथ में इसमें हीट निकलेगी, तो ये हमारी हीट एनर्जी हो गई। ठीक है, तो हीट एनर्जी का ये एग्जाम्पल हो गया। ओके, दिख रहा है, देख लीजिए, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। हमारा थर्ड पॉइंट आया, अब तक हम पढ़ चुके हैं कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, और कौन सी पढ़ चुके हैं, हीट एनर्जी, और तीसरा नंबर हमारा आ गया क्या चीज, केमिकल एनर्जी। ठीक, तो केमिकल एनर्जी में क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो जितनी एनर्जी चेंज होता है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, या उसको जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है, वही क्या होती है, केमिकल एनर्जी। बस आप सीधे ये चीज ध्यान रखेंगे, कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो वही क्या हो जाती है, केमिकल एनर्जी हो जाती है। जैसे अब यहां पर रिएक्शन हो रही है, CaCO3 प्लस H2O, और ये बनना है। अब आप इसमें हीट निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है, लेकिन हीट भी तो क्या है तो एनर्जी। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ये एनर्जी चेंज है, ये एनर्जी निकल रही है, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या हो गई, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल एनर्जी। ठीक, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी। अब अगला हमारा कौन सा है, तो तीसरा हमारा ये हो गया क्या चीज, केमिकल एनर्जी। इसमें इतना आप लिख लेंगे, डेफिनेशन बता दी थी और लिख भी दिए। अब इसके बाद आपकी जो चौथा पॉइंट होता है
वो आप ले सकते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी तो ना अलग मार्कर से ही लिखेंगे ताकि देखिए लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी क्या है? कैंडल आप जलाते हैं, आप कैरोसिन जलाते हैं, आग जलाते हैं, इन सब से क्या होता है? तो आप कहोगे इनमें तो हीट एनर्जी निकलती है। हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट भी इसमें निकलती है। तो यहां पर लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी क्या है? जो फ्लैश होता है, कैंडल फ्लैश है, फायर है, कैरोसिन है, और आपका जो लैंप है, और क्या ले सकते हैं, स्टार्स हैं, ठीक, इन सब में हमको जो है लाइट एनर्जी मिलती है। और जैसे सन है, सन से भी लाइट एनर्जी निकलती है। तो लाइट एनर्जी किस फॉर्म में चलती है? तो आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना कहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहें तो और बेहतर है, ठीक है। तो हम यहां पर एक चीज लिख सकते हैं कि लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक, ये चीज लिख ले। लाइट एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हमने इतना आपको भी बताया था। अब जैसे जो लाइट एनर्जी है वो कैसे निकलती है? रेडिएशन जो आपका है, जैसे आपने इसको हीटअप किया, ये कोई भी चीज है, मेटल हो सकती है, नॉन मेटल जो भी है, इसको आपने हीट किया, तो हीट होने के बाद इससे जो है छोटे छोटे बंडल पैकेट निकलते हैं एनर्जी के, जिनके पास एच एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब किसी बॉडी को जैसे हीट कर रहे हो, तो हीट करते हैं तो उसके एटम्स से ये बंडल्स निकलते हैं, इनको हम कहते हैं फोटॉन्स। ये फोटॉन है, तो फोटॉन निकलते हैं, और एक फोटॉन की एनर्जी जो है वो एच में हो सकती है, या 2h में हो सकती है, या 3h में हो सकती है, फोटॉन की एनर्जी। तो ये फोटॉन्स जो हैं वो तब निकलते हैं जब ये बॉडी हीटअप हो जाती है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि when object atoms are heat up, then they emit photons, ठीक, इतना आप लिख लीजिए। तो जब जो है बॉडी हीटअप हो जाती है तो उससे क्या निकलते हैं? फोटॉन्स निकलते हैं, और जब फोटॉन निकलेंगे, रेडिएशन निकलेगा, तो हमें ये दिखाई देंगे, ठीक है। उसका अपना कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, क्योंकि देखो फोटॉन क्या होगी? एनर्जी होगी, और फोटॉन में जब एनर्जी होगी तो उसमें एच न्यू, यानी इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगी, और जिस हिसाब से वेवलेंथ होगी उसी हिसाब से हमें कलर दिखाई देता है। तो कोई चीज जब हीटअप होती है तो वो कलर चेंज करती है, इसीलिए कलर चेंज करती है, क्योंकि उससे एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी की अपनी एक वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ के हिसाब से वो कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो लाइट है तो वहां वेवलेंथ जरूर होगी, ठीक। तो ये जो निकलती है एनर्जी वो क्या होती है? लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो लाइट में क्या होता है? लाइट में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन जब निकलते हैं तभी हमको लाइट मिलती है, इनके लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन, ये निकलते हैं, ठीक, इसका ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको हटा दें, इसको कोई फायदा नहीं, अब तो समझ ही गए होंगे आप। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जैसे देखो, एक वायर है, और इस वायर में मान लो जिसे पॉजिटिव इधर ले लिया और इधर नेगेटिव ले लिया, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ से इस तरफ होगा। किस तरफ होगा? इधर होगा। ए ऐसे, उधर से आएंगे इलेक्ट्रॉन इधर, क्यों? क्योंकि ज्यादा उधर है। और एक चीज और भी है, हम इसको ऐसे भी कहते हैं, इसका पोटेंशियल हाई होगा। इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल वो इसका हाई होगा, और इसका पोटेंशियल जो होगा वो लो होगा, पोटेंशियल लो होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स
क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लो पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं यानी कि चार्ज मूव कर रहा है, और जहां चार्ज की बात आती है कहीं पर भी, अगर चार्ज की बात आती है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करने गया, चार्ज फ्लो करने तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक। यानी इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगेगी, यहां पर मिल जाएगी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो करने लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो यही क्या हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही बल्ब जब बल्ब में पहुंचती है तो यही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो फिलामेंट होता है, क्योंकि वहीं पर भी ये चीज होती है, जब ये पहुंचेगी बल्ब के अंदर तो बल्ब में लगा होता है फिलामेंट। अब फिलामेंट में पहुंचती वो हीट होता है, और वो हीट होकर के क्या करता है, लाइट एनर्जी देता है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, यहाँ पर आपको बल्ब के अंदर जो बल्ब है तो उसमें हीट एनर्जी मिलेगी और लाइट एनर्जी मिलेगी, दोनों एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव्ड फ्रॉम पोटेंशियल कह सकते हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आप इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एनर्जी विच ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो था वो आपका 5 पॉइंट था। अब 6 पॉइंट आता है, और 6 पॉइंट जो आता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें पूरा एटम्स पार्टिसिपेट नहीं होता, केवल उसके न्यूक्लियस पार्टिसिपेट होते हैं, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट होते हैं। जैसे दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाना, या एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड टूट जाए तो भी एनर्जी निकलती है। दो न्यूक्लियस आपस में, हल्के दो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। जैसे आप देखते हैं बम, न्यूक्लियर बम है, आप नाम सुना होगा, न्यूक्लियर बम बनाया है नहीं? तो इसमें आपके जैसे एक तो आपने नाम सुना होगा कि परमाणु बम, एटॉमिक बम, है नहीं? हाइड्रोजन बम, ये आपने नाम सुने होंगे। तो एटॉमिक और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में रिएक्शन उल्टी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जब न्यूक्लियस की वजह से, चाहे वो टूटने की वजह से और चाहे मिलने की वजह से, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। इस रिएक्शन में दो तरीके की, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। एक क्या होती है जिसमें न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज होना, मिलना। दूसरा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसी होती है इसमें न्यूक्लियस आपस में, न्यूक्लियस क्या होते हैं, टूट जाता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, विदलन होना। ठीक, तो दो रिएक्शंस इसमें होंगी। ठीक है, दो तरह की रिएक्शन, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती है वो दो तरह की होती है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ना, और एक न्यूक्लियर क्या चीज, फिजन। ठीक, तो इन दोनों को देख लेते हैं हम, लिखते हैं ऊपर। हम यहां पर आपको न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी, जब न्यूक्लियस पार्टिसिपेट हो रिएक्शन में तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। ठीक है, पहले ही बता चुके, फिर दोबारा बता दिया। अब ये दो तरीके, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब देखो क्या है, इसमें ये ड्यूटेरियम होता है 1s2, 1s2, दो ड्यूटेरियम मिल रहे हैं, ट्राइटियम बना रहे हैं। 4 MeV, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी पहले इसको निकल रही है। उसके बाद फिर ये ट्राइटियम जो है ये क्या कर रहा है, ये दूसरे ड्यूटेरियम से मिल रहा है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइटियम था, ठीक, ये इस ड्यूटेरियम से मिला
और इसने बना दिया हीलियम, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकल रहा है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है, कितनी 17.6 MeV। इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई, इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई। अब इसमें क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस मिलकर के न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो हम इसके डिफिनीशन वगैरह नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये आप 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे या करके, ठीक है। आपके पे केवल न्यूक्लियर एनर्जी तो हमने बता दिया, ठीक। न्यूक्लियर रिएक्शन, द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी, ये आप लिख लोगे, ठीक है। अभी दो तरीके की हो गई। अब दूसरा कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये है, जैसे मान लो देखो, ये यूरेनियम 92, यूरेनियम 92 235 है, इस पर एक न्यूट्रॉन आपने डाल दिया था करके, बॉम्बार्ड कर लिया, क्या हुआ, ये बेरिलियम में टूटा और क्रिप्टॉन बना लिया। इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन यहां निकलते हैं, ये 3 निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस एनर्जी निकलती बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, एक न्यूक्लियस 2 में टूट रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया और इसमें एनर्जी निकल रही है, तो इसमें कहेंगे न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। ऊपर में, ऊपर वाले में न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी हो गई, दिख रहा है क्लियर। इसमें जो है अगला पॉइंट हमारा 7, सोलर एनर्जी। क्या है सोलर एनर्जी, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। द एनर्जी रिलीज बाय सन, तो सन वाली एनर्जी जो होती है सोलर एनर्जी होती है। आजकल बहुत इसके सोलर सिस्टम वगैरह लग रहे हैं, ठीक, सोलर पैनल्स लगते हैं, उनसे एनर्जी सन की एब्जॉर्ब होती है और उससे हम विभिन्न डिफरेंट वर्क्स हम कर रहे हैं उससे। तो सोलर एनर्जी आजकल हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये एनर्जी फॉर्म्स जो हो गई वो खत्म हो गई। अब हमारे पास डेफिनेशन आएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो आप इसके डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या थी, द एनर्जी possessed by the object by an object due to the motion, पढ़ा था नहीं, ड्यू टू द मोशन, ठीक। और मान लिया कि हमने एक चीज ले ली कि जैसे ये एक कोई बॉडी, इसका मास कितना है, m है, इसकी वेलोसिटी v है, तो हम कहेंगे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² होगी। अभी हम इसको ड्राइव भी करेंगे आगे, ठीक। तो अगर मान लें कि कोई बॉडी का मास m है और वेलोसिटी से जा रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होगी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, किसके सीट पे आप लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी पर डिफिनेशन लिख लेंगे, द एनर्जी possessed by the body due to the motion of the body is known as kinetic energy. और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन जो हमने बताई थी वो लिख दी, द एनर्जी possessed by the body due to the motion of the body is known as काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो इसके मास पर, दूसरी इसकी वेलोसिटी पर, तो वो भी लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी या एज वेल एज वेलोसिटी, वो भी लिख दिया। उसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि जैसे मान लो ये बुलेट है, कोई बुलेट आ रही है और ये हमारे पास कोई वुड पीस है, इसमें ये टकराई और इतनी धसती हुई चली गई, तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी अगर ये मान लो तेज ना आती तो क्या इसमें धसती, तो कहते नहीं धसती, तो इसमें कोई वर्क नहीं होता। अगर धीरे से आती टकरा के गिर जाती, मान लो यहीं पे तुम जाके ऐसे लगा दो, क्या होगा, नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब ये तेजी से आएगी तो धसती चली जाएगी, बहुत ज्यादा धस जाएगी। जितनी इसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी ये इसमें ज्यादा धसेगी। अगर एनर्जी कम होगी तो उतनी कम धसेगी। मान लो इतनी एनर्जी हो, सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचे, धसेगी कहां, नीचे गिर जाएगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। यानी आप वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन को मेजर कर सकते हैं, या
वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। सीधे समझ लीजिए, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा धसेगी, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज्यादा वर्क भी होगा। बात वही आ गई जो आपने पहले पढ़ी थी, है ना, कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। एनर्जी को वर्क डन में और वर्क डन को एनर्जी में चेंज किया सकता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ मूविंग बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। भाई इससे ये मूविंग बॉडी है, इस मूविंग बॉडी में कितना वर्क करने की कैपेसिटी है, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी है। जी, वर्क ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वर्क कम किया होगा इसने तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो जब वर्क ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी कम तो ज्यादा रही होगी, अगर वर्क बहुत कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम रही होगी। यानी आप कितनी कैपेसिटी इसमें वर्क करने की है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो आप इसमें लिख सकते हो, चाहे अपने आप लिख लो, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ मूविंग बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क that is done by the body which is its motion before क्या चीज? रेस्ट में आने से पहले। तो इसको लिखें, तो लिख दिया भाई, आपने बताया द कैपेसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें कितनी वर्क करने की कैपेसिटी है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क। भैया ये क्या कहा? जितनी ज्यादा धसेगी, इसमें जितना ज्यादा वर्क कर रही है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है, वही बता देगा। ठीक, दैट इज डन बाय द बॉडी विच। अब जैसे मान लो ये गई तो यहां से यहां तक धसी, धसने के बाद क्या हो गई? रुक गई होगी। तो इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी हो गई होगी? तो यहां पर जो वेलोसिटी इसकी होगी वो क्या होगी? जीरो, रुक गई होगी। तो जीरो से कमिंग रेस्ट से पहले इसने कितना वर्क किया वही इसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब आप आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, देख लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के लिए। देखो अभी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वर्क डन उतनी ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं कि वर्क डन अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी। बिल्कुल, हम एक दूसरे को कंपेयर करा सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं ये। हम काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन से मेजर कर सकते हैं या वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करना है, वही चीज करना है। जैसे हमने क्या काम किया, लैंग्वेज यहाँ पे हमने पहले से लिख दी। हमने कहा टाइम लगता है लिखने में तो इसलिए जल्दी हो जाता है। हमने ये मान लिया कि एक ये बॉडी है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। अब क्या हुआ, हमने अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया, या यूं समझ लीजिए गाड़ी है, इसको ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाएंगे तो यानी कि ब्रेक लगाने मतलब अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाना। तो ये जाकर के रुक गई। कितनी डिस्टेंस चलने के बाद रुकी? तो हमने यहां पर मान लो ले लिया कि ये यहां से यहां तक चली ऐसे। कितनी डिस्टेंस? एस डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक गई, रेस्ट पोजीशन पहुंच गई। इसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो हमने क्या है, इसमें सपोज कर लिया इसका मास कितना है? m है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसमें एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है कितना? f। तो ये रुक जाती है जाकर के, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। कितनी? s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। ठीक, अब हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप यहां लिखेंगे क्या चीज? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी होगी? तो आप कहोगे ये है v। अब हम बात करें इसकी फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी?
फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी है? 0। ठीक, ये होता है u, इसको वैसे u कहते हैं लेकिन हम v है, u इक्वल टू v है, और इसको कहते हैं v, जो कि अब क्या हो गया है 0। कंफ्यूज ना होना, ये हमने यहां पर v ले लिया है, लेकिन लेते क्या है वैसे u लेते हैं। u की जगह पे हमने v लिया है, तो u की जगह पे हम v लिखेंगे, और v की जगह पे हमने कितना लिया 0, तो v की जगह पे हम 0 लेंगे, बाद वाले को v कहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। और डिस्टेंस कितनी चलाइए, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है s मीटर। ठीक, इतना ये चला है। अब हम कहें यहां पर लगा दे क्या चीज, थर्ड, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी आपका? वो होती है भैया क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए यहां पर लेंगे हम माइनस, फोर्स अपोजिट है तो माइनस। v कितना हो गया 0, और u कितना हो गया v स्क्वायर 2as, इधर ले आए 2as इक्वल टू कितना हो गया v स्क्वायर, या कह सकते हो s इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब हम निकाले वर्क डन यहां पर। ठीक है, तो यहां पर निकालने वर्क डन बाई फोर्स F क्या होगा, W इज इक्वल टू Fs। हमने पढ़ रखा है F इज इक्वल टू क्या होता है ma। ठीक, और S की वैल्यू कितनी है, ये v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल, कितना हो गया ये हाफ mv स्क्वायर। हमने पढ़ रखा है क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। ये हमें पता है, पहले से पढ़ चुका है। तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम ये कर दें, ठीक आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से हमें कुछ चीजें निकालना है, तो हम इसको ना मिटाएं तो बेहतर है। तो हम यहीं पर एक काम करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। आप ना खींचेगा अपने पेज पर है, ठीक है, आप जैसे बताया, हमने बताया वैसे नोट करना, लेकिन आप ना करना कि हम पेज जैसे भूल लिया, आप भी जगह देखो उस पर करने लगो, ऐसा ना करना। ठीक, इसमें क्या चीज है कि क्या चीज निकल के आ रहा है, इससे निकल के आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली v स्क्वायर कहते हैं, लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दोनों चीजें आप यहाँ लिख लीजिए, हमने नहीं लिखा है लेकिन आप लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। दूसरे पार्ट में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आप लिख लेंगे। अब इसके बाद मतलब आप कह सकते, ये दोनों बातें लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप ले लेंगे यूनिट, तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप पहले जूल होगी, अरे जूल होगी तो लेकिन कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, K इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। अब लिखेंगे यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ
वी स्क्वायर। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होती है और ये होती है मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे कहते हैं जूल। यही जूल होता है। ठीक, तो ये यूनिट आपकी आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, देख लीजिए। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी जैसे पहले ही हमने बता दी थी, डिफिनेशन पहले आप पढ़ चुके हो कि किसी भी बॉडी की जो स्पेशल पोजीशन होती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पेशल पोजीशन होती है, उसकी वजह से उसमें जो वर्क करने की कैपेसिटी होगी, उसी को हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जैसे मान लो किसी एक स्पेशल कंडीशन है ना, स्टेट ऑफ पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी। ठीक, तो जैसे डेफिनेशन में क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टैंड पोजीशन, स्टैंड पोजीशन मतलब जैसे स्टैंड का मतलब होता है कि जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लगाए तो उसका साइज शेप चेंज हो जाए, तो लिख दिया है चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी होगी। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर विद इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। जैसे हमने क्या काम किया, मार्कर है जमीन पर रखा था, हमने इसको उठाया, उठाने के बाद ऊपर हाइट पे ले गए, तो छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा अपने आप से, इसको भेजने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाएगा। तो इसमें इसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर हो गई है, वो एनर्जी की वजह से ही नीचे चला जाएगा। ठीक, तो ये पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इस मार्कर की पोजीशन की वजह से इसमें जो वर्क करने की टेंडेंसी है, वर्क करने की कैपेसिटी है, वो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरी, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी ऐसे मतलब रिलैक्स है ना, इसको स्ट्रेच किया है ना इसको कंप्रेस किया है, ये इस वक्त क्या है, रिलैक्स है। तो उसके बाद क्या है, अभी ये इससे कोई मतलब नहीं, तो उसके बाद हमने इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस कितना किया, हमने यहां से यहां तक एक्स कर दिया, कंप्रेस कर दिया एक्स। अब कंप्रेस कर दिया, इसको हुक के तरफ इसको रोक दिया। अगर हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एकदम भागेगा। यानी जब आपने कंप्रेस किया था, दबाया था, इधर फोर्स लगाया था, तो कंप्रेस किया था, इस पर आपने वर्क किया था। जब इस पर वर्क किया था तो इसमें वर्क डन स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना है, तो कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर कहां से आया भाई, आपने इसको कंप्रेस किया, दबाया, कितना दबा दिया, एक्स दबा दिया। तो एक्स दबाने में आपको कुछ काम करना पड़ा होगा, कुछ वर्क करना पड़ा होगा, वही इसमें स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। आप कह सकते हो कि वर्क डन ही स्टोर होता है किसी भी बॉडी में एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब देखो, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हमने यहाँ पर बॉल रख दिया और इसको हुक को हटाया, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग भागेगा, इसे फोर्स लगाएगा, तेज भागे, इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इस वक्त इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और इसका वेलोसिटी जीरो थी। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, यहाँ पर जीरो वेलोसिटी थी, यानी काइनेटिक एनर्जी इस वक्त इसकी कितनी होगी, तो आपको जीरो होगी। लेकिन जैसे ही हमने हुक को हटाया, उसका स्प्रिंग भागा, स्प्रिंग अपनी पुरानी कंडीशन में, तो स्प्रिंग भागा, तो इसे फोर्स लगाया, इसकी वजह से इसके पास वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी आ गई इसके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, इस स्प्रिंग ने इसको ट्रांसफर कर दी काइनेटिक, कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये क्या करेगा, दौड़ लगा देगा। ठीक है, दौड़ने लगेगा। तो ये एग्जाम्पल उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल और होता है, वो क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ है और इस पर ये एम मास रखा हुआ है, और इस एम मास को हमने एच हाइट ऊपर लिफ्ट किया, उठाया, तो इसके पास जब हम ऊपर उठा रहे थे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ फोर्स कितना, एम जी ऊपर की तरफ, कितना हमने एफ, कितनी देर तक हमने एफ लगाया, जब तक ये बॉडी यहां से यहां नहीं पहुंच गई, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हुआ। तो ये क्या, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटी, उसके अगेंस्ट हम ऊपर तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो यहां पर वर्क कितना हुआ, तो कहोगे एफ इंटू एस, एफ कितना है,
mg और ये कितना आ गया mgh। ये जो वर्क टन है ये वर्क करना पड़ा, ये वर्क करना पड़ा हमको, यहां से यहां तक एन मास उठाने में इतना वर्क करना पड़ा, और यही इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे इसकी जो एनर्जी होगी U इक्वल टू कितना हो जाएगा mgh। तो आइए देखें कैसे। तो हम यहां पर एक निकाल ही चुके, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आप लिखोगे वर्क डन इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स कितना लगाया है आपने mg। भाई अगर किसी भी चीज को ऊपर उठाना है तो हमें mg इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना h, तो कितना हो गया mgh। W इक्वल टू, तो दिस वर्क स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी। तो हम कहेंगे U इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। दिस वर्क done, this work stored in a body as a potential energy. Therefore the potential energy of the body will be कितनी, U इक्वल टू mgh, इतनी हो जाएगी। ठीक, तो इसमें लैंग्वेज भी आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम इतना फार्मूला ये निकाल चुके थे। बस इसमें हमने क्या काम किया है, देखो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म डेफिनेशन अब पढ़ चुके। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जब हम मान लो किसी बॉडी को अगर ऊपर अर्थ सरफेस से उठाएंगे तो जाहिर सी बात है हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वही लिखा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर इन द बॉडी एज ए पोटेंशियल एनर्जी विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई ऊपर जब उठाओगे किस चीज को, जो डायग्राम में आपको बराबर बना है ना, तो जो इधर इस साइड पे ये बना हुआ डायग्राम में, ये डायग्राम जो बना है इसमें हम ऊपर उठा रहे हैं ना, तो ऊपर उठा रहे हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है, वर्क डन कितना था mgh है, तो जो mgh है वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे निकालेंगे, ये भी हमने अभी आपको बताया था कि m मास की बॉडी अर्थ सरफेस पे रखी है, उसको h हाइट पे तक हमने उठाया है, उठाने के लिए हमको mg फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स कितना है mg है, तो उसके इक्वल तो हमको ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी वो उठेगी। उठाई हमने, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से अभी हमने समझाया था mgh निकल आया। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, तो वर्क डन स्टोर इन अ बॉडी, यहाँ पे लिखोगे इस वर्क, हालांकि लिखा था कि दिस वर्क डन स्टोर इन द बॉडी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। therefore the potential energy of the body will be U इक्वल टू mgh। ठीक है, अब हम यहां पढ़ लेते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी फॉर्मूले से हमने लिख दिया, देखो यूनिट ऑफ U इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ g इंटू यूनिट ऑफ h। यूनिट ऑफ m किलोग्राम, यूनिट ऑफ ग्रेविटी यानी कि g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यूनिट ऑफ एच ये रख दिया, ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हमारी यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। ठीक,